मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हमने लगातार आपको ऑडियो कंटेंट के माध्यम से सामग्रियों को उपलब्ध कराया है। आज के इस नए ऑडियो कंटेंट को मैं सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ क्राइम पार्ट बी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मर्टन थियरी ऑफ एनोमी, मर्टन के प्रतिमानहीनता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को स्ट्रेन थियरी भी कहा जाता है, तनाव सिद्धांत, स्ट्रेन थियरी। आप एनोमिक शब्द से परिचित होंगे। एनोमी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ प्रतिमानहीनता होता है को समाजशास्त्र में पहली बार फंक्शनल सोशियोलॉजिस्ट इमाइल दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में 1893 में एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग श्रम विभाजन की चरम स्थितियों को समझाने के क्रम में किया था। उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन की चरम स्थिति में समाज के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य नहीं रह जाता और इससे समाज की एकता घट जाती है। विभिन्न वर्गों के मध्य हितों का टकराव और संघर्ष शुरू हो जाता है। यही दशा समाज में एक नॉर्मलेसनेस या नियमहीनता को पैदा करती है, जिसे उन्होंने एक नया नाम एनोमी या प्रतिमानहीनता दिया। वस्तुतः यह बताना चाह रहे थे कि अति श्रम विभाजन की स्थिति में कई बार हित समूह बन जाते हैं और उनके बीच आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है, जो एनोमी को पैदा करता है। परंतु दुर्खाइम ने एनोमी को नेगेटिव सेंस में नहीं दर्शाया। उन्होंने, चूंकि वो फंक्शनल विद्वान थे, प्रकार्यवादी विद्वान थे, इसलिए उन्होंने एनोमी को समाज के लिए फंक्शनल या लाभदायक ही बताया। उन्होंने कहा कि विचलन के बिना समाज संभव नहीं है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो प्रतिमानों, नॉर्म्स और आइडियल्स से कभी भी विचलित नहीं हुआ हो। आपने भी सुना होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है जो कभी गलत नहीं करता या पाप नहीं करता। तो ये भी ये कहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है जिसमें कोई व्यक्ति ही ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई प्रतिमानों का उल्लंघन या आदर्शों का उल्लंघन नहीं हुआ हो। विचलन न केवल इनविटेबल या अपरिहार्य है, बल्कि अवश्यंभावी भी है। हर आदमी से कभी न कभी गलती होती ही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह अवश्यंभावी है और समाज की प्रगति के लिए जरूरी भी है। विचलित व्यवहार की समस्या का समाधान करने के लिए समाज नवीन दृष्टिकोणों को विकसित करता है, और जिसके न होने से विचलन न होगा तो समाज में नए दृष्टिकोण नहीं डेवलप करेंगे, और जिससे समाज जो है वह स्थिर हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, जो कि समाज के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। वस्तुतः व्यक्तिगत विचलन का कारण समय विशेष में समाज को नियंत्रित ढंग से चलाने वाली एकीकरण और सामंजस्य को लागू करने वाली शक्तियां होती हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वस्तुतः व्यक्तिगत विचलन का कारण समय विशेष में समाज को नियंत्रित ढंग से चलाने वाली एकीकरण और सामंजस्य को लागू करने वाली शक्तियां होती हैं। ये शक्तियां ही समाज को यथावत बनाए रखना चाहती हैं तथा नवीन दृष्टिकोण को विचलन के रूप में घोषित करती हैं। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण दूं कि ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजी हुकूमत जो थी वह समाज में एकीकरण और सामंजस्य या कोहेशन को मेंटेन करने के लिए वो ताकतों का इस्तेमाल करते थे, और जो कोई भी आदमी एक नया दृष्टिकोण लेकर
सामने आता था उसको वो अपराधी घोषित कर देते थे, उसको कानून तोड़ने वाला घोषित कर देते थे। जैसे कि गांधी जी ने, आपको मालूम होगा कि इनके बनाए हुए नमक कानून को तोड़ा था। याद रखिए कि ये शक्तियां जितनी प्रबल होगी, मतलब एकीकरण को बनाए रखने वाली और कोहेसिवनेस को लागू करने वाली शक्तियां जितनी ताकतवर होगी, विचलन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि यह जब ताकतवर होगी तो माना जाता है कि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा से ज्यादा अपने नियंत्रण में रखना चाहेंगी और इस कारण से विचलन ज्यादा होगा। नए दृष्टिकोण डेवलप करेंगे, विचलन होगा, क्योंकि आदमी ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र रहने के लिए प्रयत्नशील होता है। दरखाइन ने अपने अध्ययन में इस विचलनकारी व्यवहार को सुसाइड की व्याख्या के संदर्भ में यूज किया था, उपयोग में लाया था। उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज में सामाजिक दबाव जितना अधिक होगा, आत्महत्या की दर उतनी ही अधिक होगी। इसका एक टाइटल था सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। इसमें इन्होंने पहली बार एनोमी की धारणा को अपराध की व्याख्या के संदर्भ में विकसित किया था। उस समय मर्टन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटे से इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत थे। इस समय इनके शोध लेख को ज़्यादा अहमियत नहीं मिली थी। बाद में 1949 और 1957 में इन्होंने अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया, जिसकी विवेचना इनके सबसे प्रमुख ग्रंथ सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो 1968 में प्रकाशित हुई, में सविस्तार मिलती है। मर्टन अपना जो थीसिस रखते हैं उसमें इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक दबाव बढ़ने से व्यक्ति ज्यादा विचलित व्यवहार करता है। यह दबाव कैसे बढ़ता है, इसी की व्याख्या उन्होंने अपने सिद्धांत में की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य, अंग्रेजी में कहेंगे कल्चरल गोल, होते हैं। इन सांस्कृतिक लक्ष्यों को किस तरह से प्राप्त किया जाए, इसके लिए संस्थागत साधन या इंस्टीट्यूशनल मीन्स भी समाज द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत होते हैं। सांस्कृतिक लक्ष्यों का निर्धारण एक समाज की सामाजिक संरचना द्वारा होता है, जबकि संस्थागत साधनों का निर्धारण समाज की सामाजिक संरचना द्वारा होता है। मर्टन वो पहला व्यक्ति है जिसने सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना दोनों को अलग अलग रूपों में देखने का प्रयास किया। इनका कहना है कि सांस्कृतिक संरचना समाज के हर एक सदस्य को उन सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देती है जिसे सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित संस्थागत साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता हो। परंतु देखा यह जाता है कि सामाजिक संरचना सांस्कृतिक उद्देश्यों तक पहुंचने हेतु अपने सभी सदस्यों को बराबर का अवसर प्रदान नहीं कर पाती। हद तो तब हो जाती है जब सामाजिक संरचना कुछ व्यक्तियों या समूहों के लिए सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के समस्त द्वारों को बंद कर देती है। ऐसी परिस्थिति में विचलन प्रारंभ होता है, जो सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के प्रति व्यक्ति अथवा समूह के विश्वास और प्रतिबद्धता को कमजोर कर देती है। यह दशा मर्टन की दृष्टि में एनोमिक की दशा है। मर्टन की यह व्याख्या तनाव सिद्धांत भी कहलाती है, स्ट्रेन थियरी भी कहलाती है, क्योंकि सामाजिक संरचना ऐसी तनावपूर्ण दशा को जन्म देती है जिससे व्यक्ति अपराध हेतु बाध्य हो जाता है। मर्टन के तनाव सिद्धांत को बाद में कुछ और विद्वान जैसे अल्बर्ट के कोहेन ने 1955 में, नील एस्मेल्सर ने 1963 में और भी ज्यादा परिष्कृत किया। मर्टन ने अपने तनाव सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अपराध को डिफाइन भी किया है। इन्होंने कहा है
कि क्राइम इज अ रिस्पॉन्स टू गिवन सोशल सिचुएशन। हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आज के समय में हर स्टूडेंट उन सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करके उसमें से ज्यादातर लोगों को छांट देती है। तो लक्ष्य तो उसका ऊंचा बना हुआ है, लेकिन उसको पूरा करने में सामाजिक संरचना कोई खास मदद नहीं करती है, और कई बार तो उसको आगे बढ़ने, ऊपर जाने का जो रास्ता है, द्वार है, वह बिल्कुल बंद कर देती है। हम इस उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के बीच अपने आप को असामंजस्य की स्थिति में पाता है। मर्टन ने अपने सिद्धांत में यह भी निष्कर्ष दिया कि सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के संस्थागत साधनों में असमान वितरण के शिकार ज्यादातर गरीब और निम्न वर्ग के लोग होते हैं। अब चूंकि प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होंगे तो निश्चित तौर पर वे लोग जो खूब अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, अच्छे कोचिंग्स में पढ़ेंगे, उनके सफलता की स्थिति बनती है, और यह सब आर्थिक दृष्टिकोण से सबल परिवारों के लिए ही सक्षम होता है। तो जो गरीब और निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं वह इस प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाने का उनका चांस ज्यादा होता है। और ये गरीब होते हैं, निर्बल वर्ग के लोग होते हैं, निर्धन होते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो ऐसे लोग होते हैं जो कई पीढ़ियों से अशिक्षित हैं और कई निरुपयोगिताओं को झेलने वाले हैं, और इसी कारण से उनके द्वारा जो छंटने वाले हैं, उनको पता है कि हम छंट जाएंगे, उनके द्वारा असंस्थागत साधनों का प्रयोग किया जाता है। और यह असंस्थागत साधन का जब वो प्रयोग करेंगे तो यह समाज और व्यवस्था द्वारा विचलन माना जाएगा, और इस कारण से ये सामान्यीकरण किया गया है कि निर्धनों में और गरीबों में, निम्न वर्ग के लोगों में अपराध की दर अधिक पाई जाती है। मर्टन ने सन 1900 के आसपास के अमेरिकन समाज से भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया, जो उनके सिद्धांत का आधार भी बना। उन्होंने बताया कि यही वह समय था जब अमेरिका में अन्य देशों की तुलना में विचलन की दर काफी ऊंची पाई गई। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि यही वह समय था जब उच्च सफलता, जिसमें वित्त सफलता को प्राप्त करना सांस्कृतिक लक्ष्य के रूप में मान्य हो गया था, जबकि इसी समय संस्थागत साधनों के संबंध में मान्यताएं जो थी वह बिल्कुल शिथिल पड़ गई थी। सफलता को ही ज्यादा तरजीह दी जाने लगी थी बनिस्बत कि उसके प्राप्त करने के साधनों को। शायद यही वो समय था जब कहावत बना होगा, जो जीता वह सिकंदर। मतलब कैसे जीता इसको ज्यादा महत्ता नहीं दी जाने लगी, बल्कि जो जीत लिया वही सर्वोच्च है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है जिसमें यह बताया है कि एक कॉलेज से अच्छी तरह पढ़ा लिखा शिक्षित कर्मचारी को उस जमाने में समाज उतना ही इज्जत देता था जितना कि एक चोर को जिसने उस कर्मचारी का बटुआ चुरा लिया था, क्योंकि दोनों ने ही सफलता प्राप्त की, आर्थिक सफलता प्राप्त की है, और समाज को इससे ज्यादा मतलब नहीं था उस जमाने में कि दोनों ने कैसे सफलता प्राप्त की है, संस्थागत साधनों की मदद से की है या असंस्थागत साधनों का सहारा लिया है। मर्टन के तनाव सिद्धांत का हम विस्तार पाते हैं उप संस्कृति के विकास के संदर्भ में। इस संदर्भ में हम उप संस्कृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका विस्तार से चर्चा एक अलग सिद्धांत के रूप में अल्बर्ट के कोहेन ने भी किया है। उनका एक अलग सिद्धांत है जिसका नाम है थियरी ऑफ डेलिक्वेंट सब कल्चर। आप समय रहे तो उस सिद्धांत को भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मर्टन का मानना है कि सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों में असामंजस्य से उत्पन्न तनाव की अभिव्यक्ति सीधे तौर पर
अपराध या अपराधी से संबंधित नहीं है। वस्तुतः यह तनाव संस्कृति और संरचना के बीच प्रकट होता है, जिसका अनुभव व्यक्ति से ज्यादा स्टेटस ग्रुप जैसे कि गृहिणियां, किशोर जिसको टीनेजर्स कहते हैं, प्रशासक, लिपिक, मजदूर, जाति समूह इत्यादि के द्वारा अनुभूत किया जाता है। इन स्टेटस ग्रुप द्वारा तनावों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के रूप में सामान्यतः असंस्थागत प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की जाती हैं। मर्टन ने इसे उपसंस्कृतीय प्रतिक्रिया कहा, जिसे विचलित उपसंस्कृति का विकास होता है। भारत में इस तरह के विचलित उपसंस्कृति के कई एक उदाहरण आपको मिलते हैं, जिसमें नक्सलवादी उपसंस्कृति, उग्रवादी उपसंस्कृति, अतिवादी उपसंस्कृति इत्यादि का विकास आपने देखा होगा विभिन्न भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए तरह तरह की चुनौतियां वो प्रस्तुत करता रहता। मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों से समायोजन के 5 तरीकों, जिसको उन्होंने नाम दिया मोड्स ऑफ एडाप्टेशन, की भी विवेचना की है, जो वस्तुतः व्यक्ति या समूह की इनके प्रति प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करता है। इसमें पहला नंबर 1 है कन्फर्मिटी, या जिसको कहते हैं अनुरूपता। इस पहले तरीके में व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों दोनों को मूल रूप में स्वीकार करता है। जैसे उदाहरण के लिए उच्च परिस्थिति के सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा ईमानदारी तथा मेहनत जैसे संस्थागत साधनों को स्वीकार करना, यह स्थिति कन्फर्मिटी की है, जिसके कारण अपराधों का जन्म नहीं हो पाता। दूसरा तरीका जो है उसका नाम है इनोवेशन या नवाचार। यह दूसरी स्थिति है जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों को तो स्वीकार करता है, परंतु संस्थागत साधनों को नहीं। जैसे उदाहरण के लिए एक छात्र द्वारा परीक्षा में उच्च अंक को प्राप्त करने के लक्ष्य को स्वीकार करता है, परंतु इसके लिए पढ़ाई की जगह, मेहनत की जगह नकल के साधनों का प्रयोग करता है। यह असामंजस्य की पहली स्थिति को दर्शाता है, जिससे जो अपराध है या अपराध को प्रेरित करता है। तीसरी स्थिति है जिसको रिचुअलिज्म कहा जाता है। रिचुअलिज्म का मतलब विधिवाद। यह तीसरी स्थिति सांस्कृतिक लक्ष्यों को ही व्यक्ति अस्वीकार कर देता है, लेकिन संस्थागत साधनों को नहीं छोड़ता। जैसे एक छात्र कॉलेज जाता है, परंतु क्लास में न जाकर कैंटीन में समय बिताता है। यह कार्य इस बात को दर्शाता है कि छात्र के लिए परीक्षा पास करना अथवा डिग्री लेना लक्ष्य नहीं है। मर्टन ने कहा है कि जहां इनोवेशन की स्थिति निम्न वर्ग को अपराध के लिए प्रेरित करती है, वहीं रिचुअलिज्म की दशा निम्न मध्यम वर्ग में अधिक पाई जाती है। यह वर्ग वैध साधनों को अपनाने पर ज्यादा जोर देता है, परंतु मर्टन के अनुसार यह भी एक प्रकार का विचलन है, क्योंकि आगे बढ़ने के सांस्कृतिक लक्ष्यों की वह अवहेलना कर रहा। चौथी स्थिति है जिसको कहा जाता है रिट्रीटिज्म या पलायनवादिता। रिट्रीटिज्म स्पेलिंग देख लें, RETREATISM, रिट्रीटिज्म। यह वह स्थिति है जब एक व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों दोनों को ही अस्वीकार कर देता है। जैसे एक छात्र ईमानदारी से परीक्षा देकर भी बार बार फेल हो जाता है, वह अपने पूर्व के संस्कारों तथा मूल्यों से निर्देशित होने के कारण अवैध साधनों का भी प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वह परीक्षा प्रणाली तथा डिग्री की स्थापित व्यवस्था को ही नकारने लगता है और आवारागर्दी, नशे की समस्या और ड्रग एडिक्शन आदि का शिकार बन जाता है, और यह सब भी कानून की नज़र में एक अपराधी के रूप में मान्य होता। पांचवी स्थिति है जिसको कहा जाता है रिबेलियन या विद्रोह।
मटन ने इस पांचवी और अंतिम स्थिति की विवेचना करते हुए कहा है कि व्यक्ति न सिर्फ सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों को नकार देता है, वरन नए साधनों और लक्ष्यों, जिसमें प्रतिकूल साधन और लक्ष्य दोनों होते हैं, को अपना लेता है। जैसे अमेरिका में हिप्पी कल्चर, भारत में नक्सल संस्कृति इत्यादि इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। यह मुख्य संस्कृति द्वारा प्रतिरोधी संस्कृति या काउंटर कल्चर के रूप में एक नकारात्मक लेबल या स्टिग्मा प्रदान करता है। इससे संबंधित भी एक विस्तृत सिद्धांत है, अलग सिद्धांत है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, हॉवर्ड बेकर का लेवलिंग थियरी ऑफ क्राइम। मटन ने अपने सिद्धांत के आखिर में एनोमी और क्राइम के बीच के सूक्ष्म अंतर को भी स्पष्ट किया। इन्होंने कहा है कि एडॉप्टेशन के पांचों मोड्स में से पहले को छोड़कर शेष चार विचलन की श्रेणी में आता है, परंतु समाज उनमें से कुछ को सामान्य विचलन तथा कुछ को सीरियस विचलन की श्रेणी प्रदान करता है। जैसे रिवेलियन, विद्रोह को दुनिया का हर एक समाज गंभीर विचलन मानता है तथा इस हेतु मजबूत लीगल प्रोविजंस करता है। अब हम आते हैं मटन के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाओं पर। यद्यपि मटन का तनाव सिद्धांत पूर्व के सिद्धांतों की तुलना में काफी हद तक तार्किक और सामाजिक दृष्टिकोण से ज्यादा सटीक प्रतीत होता है और अपराध के उद्भव की व्याख्या करने में भी काफी हद तक कामयाब रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे विद्वान हैं जैसे अल्बर्ट कोहेन, मार्शल क्लिनार्ड, लैम्बर्ट, इन लोगों ने इनकी काफी आलोचना की है। हम आलोचनाओं को कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे पहली आलोचना के रूप में हम देखते हैं कि मटन अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि किस तरह के व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकार करता है और कौन संस्थागत साधनों को। यह व्यक्ति के ऊपर फोकस करता ही नहीं कि कौन सा व्यक्ति है जो सांस्कृतिक लक्ष्य को छोड़ेगा या कौन है जो संस्थागत साधन को छोड़ेगा। तो दूसरी आलोचना है कि यह सिद्धांत अपराध की जड़ को सिर्फ सामाजिक संरचना में खोजता है, अपराधी के व्यक्तित्व में नहीं। मैंने अभी पहले पॉइंट में भी यही कहा था, यह व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देता है, यह बिल्कुल समूह को या संरचना को ही ज्यादा महत्व प्रदान करता है। तीसरी आलोचना है कि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाने का तनाव हर व्यक्ति को अपराधी नहीं बना देता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचा पद की लालसा रखते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह अपराधी बन जाए। एक अन्य आलोचना है कि मर्टन ने सामाजिक नियंत्रण प्रणाली की भूमिका की अपने सिद्धांत में पूरी तरह उपेक्षा कर दी है। वास्तव में यह नियंत्रण प्रणाली अपराध की रोकथाम में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे कि ये सामाजिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी धर्म है, जिसके माध्यम से अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण लगाया जाता है। तो इस सामाजिक नियंत्रण प्रणाली की क्या भूमिका होती है, यह कैसे समाज में संतुलन कायम रखता है, इसको मर्टन ने इग्नोर किया। क्लिनार्ड ने एक आलोचना करते हुए कहा है कि विचलित व्यवहार सिर्फ निम्न वर्गों में ही पाया जाता है, ऐसा मर्टन के द्वारा थियराइज किया जाना बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। मर्टन ने बच्चों में पाए जाने वाले अपराध की भी कुछ अलग से व्याख्या नहीं की है, क्योंकि उनके द्वारा किया जाने वाला अपराध को सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के असामंजस्य से उत्पन्न तनाव के आधार पर बहुत अधिक समझाया नहीं जा सकता। मर्टन ने जीवन में प्राप्त हो सकने वाले अवसरों को भी एक सीमित परिधि में बांध देने को एनोमी का कारण माना है, परंतु वास्तव में यह प्रभाव भी हो सकता है। एनोमी may be the cause
rather than the effect of circumscribed life chances। अर्थात अन्य समूहों के विचलित व्यवहारों के कारण एक समूह एक सीमित दायरे में जिंदगी गुजारने के लिए बाध्य हो जाता है। भारत से इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है कि भारत में उच्च सवर्ण जातियों द्वारा कई मिस इंटरप्रिटेशन के आधार पर दलितों को लंबे समय तक एक दायरे से बाहर निकलने के लिए रोकते रहे। एक और महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि एक व्यक्ति द्वारा अलगाव की जिंदगी बिताना मर्टन के अनुसार एनोमी का परिणाम है, परंतु वास्तव में यह एनोमी का एक कारण भी हो सकता है। मर्टन का यह सिद्धांत प्रयोग के आधार पर सिद्ध नहीं होता है। इसको प्रयोग सिद्ध हम सिद्धांत नहीं कह सकते हैं। यह लगभग एक क्रमबद्ध विवेचन से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। और अंतिम आलोचना के रूप में हम पाते हैं कि यह सिद्धांत सामाजिक मनोवैज्ञानिक चरों या सामाजिक संरचनात्मक तत्वों पर भी ध्यान नहीं देता, जिससे यह भी स्पष्ट कर पाने में वह असमर्थ है कि व्यक्ति एक प्रकार के अनुकूलन के स्थान पर दूसरे प्रकार का अनुकूलन क्यों अपना लेता। ये समस्त आलोचनाएं हैं और इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद मर्टन का यह सिद्धांत समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह अपराध की व्याख्या करने में काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले ऑडियो कंटेंट में आपके डिमांड पर हम यूनिट 2 से भी कुछ विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय।